हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हमारी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे दिसंबर 2018 का हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का सॉल्यूशन। पेपर सेकंड का आज हम करेंगे और पेपर फर्स्ट का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो जैसा कि हमने सीखा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? तो किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? स्वतंत्रता, समानता या निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी या फिर उपयुक्त सभी? पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तो पैराग्राफ में अगर हम देखेंगे तो पैराग्राफ में होगा, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, मतलब सभी वर्गों ने इसमें हिस्सा लिया था। वो गरीब हो, अमीर हो या फिर महिला हो, पुरुष हो, मतलब सभी ने भाग लिया था। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाली लाइन में यहाँ तक कुछ सिमिलर वर्ड्स दिख रहे हैं जो कि हमें ऑप्शंस में मिले थे। तो ऑप्शन है आपके स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी। तो आपके ये सभी सही हो जाएंगे क्योंकि इसमें वो विचार पूछे हैं जिनसे प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में लोग शामिल हुए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? तो किसने चलाया था आज़ादी के लिए संघर्ष? सेकेंड लाइन में आप देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन है, इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। ऑप्शंस में दिया हुआ है देश की जनता ने, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी पैराग्राफ में दिया होता है हमें उसी के हिसाब से आंसर करना होता है। पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यही होती है। कभी भी आप अपने दिमाग से आंसर ना करें कि हमें तो ये सही लग रहा है, लेकिन सही आपको कुछ भी लग रहा हो, लेकिन अगर आपको पैराग्राफ में कुछ अपोजिट भी आंसर दिया हुआ है ना, तो जो पैराग्राफ में दिया हुआ है, पैराग्राफ और क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके हिसाब से पैराग्राफ में जो आंसर है वही आपको देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? समानता है, स्वतंत्रता है, विचारों की अभिव्यक्ति है या उपयुक्त सभी है? वैसे मेरे हिसाब से तो होना चाहिए उपयुक्त सभी, क्योंकि हमने अभी ये ऑप्शंस देखे थे। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, जिसमें जो लोगों का जो शासन होता है उसका क्या आधार होता है, क्या मूल्य होता है, वो आपको बताना है। बाकी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसे भाग लिया। स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। मतलब अगर किसी बात का विरोध करते थे तो उनको दंड दिया जाता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे
और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। तो अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये आपका आंसर, लास्ट की जो लाइन दी हुई है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लोग चाहते थे, जैसा कि ब्रिटिश सरकार में नहीं था। ब्रिटिश सरकार में क्या था, ना तो समानता थी क्योंकि वे ब्रिटिश लोगों को ज़्यादा अधिकार देते थे और भारतीयों को कम समझते थे और उन्हें अच्छे पदों पर, मतलब कि अच्छे पद भी उन्हें नहीं देते थे, और ना ही भारतीयों को स्वतंत्रता थी। ब्रिटिशर्स को उन्होंने सारे अधिकार दिए हुए थे। तो यही है लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य, क्योंकि जो जनता का जो शासन होता है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है, तो उसमें जनता के जो विचार होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। जनता के विचार सबसे ऊपर होते हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही विचारों की अभिव्यक्ति, मतलब लोगों को बोलने का अधिकार हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो। तो इसलिए यही आपके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में पूछा गया है और इसमें इनडायरेक्टली दिया हुआ है, क्लियर नहीं दिया हुआ है। तो इसमें ही आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। स्वतंत्रता और समानता आपके स्टार्टिंग में दिया हुआ है और यहाँ पर भी ये वोट डालने का अधिकार नहीं था, ये समानता के अंदर आ जाएगा। स्वतंत्रता के अंतर्गत भी हम इसे ले सकते हैं। और विचारों की अभिव्यक्ति भी, निर्णय प्रक्रिया, तो निर्णय प्रक्रिया जो है इसमें आप विचारों की अभिव्यक्ति को शामिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो आंदोलन का क्या असर पड़ा इसमें, अभी हमने पढ़ा था, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये रहा। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। तो क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला आंदोलन का? सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, क्योंकि पहले कुछ लोगों को वास्तविकता नहीं पता थी, लेकिन तो सभी लोग इसका विरोध करने लगे और सरकार की आलोचना करने लगे, मतलब बुराई करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की क्या मांग थी? तो कांग्रेस की मांग थी, क्योंकि पहले कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस थी जनता की प्रतिनिधि, मतलब जनता की बात को कांग्रेस ही पहुंचाती थी ब्रिटिश सरकार तक। तो 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। तो ये मांग थी इनकी, विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सटीक और सार्थक वाक्य चुनिए। तो इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। तो क्या हो जाएगा, संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, ये हो सकता है। बाकी देख लेते हैं, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, संघर्ष कभी भी उजाड़ता नहीं है। संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। संघर्ष मनुष्य को निखारता है, तो ये ज़्यादा सही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब इंसान संघर्ष करता है तो वो निखरता है, अपनी कमियों को दूर करता है और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर वो बढ़ता चला जाता है और
वो निखरता है, मतलब कि अपनी कमियों को दूर करेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है वो निखरेगा। तो ये कम सही होगा, ज़्यादा सही इसका आंसर हो जाएगा संघर्ष मनुष्य को निखारता है। 97 है, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, तो ये नहीं होगा, क्योंकि नगाड़े जो बजते हैं, नगाड़े तो खुलेआम ही बजते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अलग बात हो रही हो वो हम कह सकते हैं। खुलेआम बरसात हो रही थी, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, बरसात तो ऐसी होती है, इसमें हम नहीं इसे शामिल करेंगे। खुलेआम बुराइयां हो रही थी, हाँ इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बुराई करता है इंसान वो सबके सामने नहीं करता, वो पीठ पीछे भी करता है या फिर उस इंसान से बचकर करता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि खुलेआम बुराइयां हो रही थी। खुलेआम नाक बज रही थी, ये तो बिल्कुल ही कोई सेंस नहीं बन रहा इसका, तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? तो पहला सेंटेंस है चढ़ता दबाव गिरता गया, तो ये तो कोई यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा है। हवा का दबाव कम हो गया, हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा, क्योंकि दबाव जो होता है वो हवा का होता है और जो कि कम हो जाता है, इसको हमें मतलब दबाव के लिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा। भीड़ भाड़ दबाव से था, ये गलत है, सभी चुपचाप दबाव से थे, नहीं। तो अगर आपको किसी का वाक्य प्रयोग देखना हो किसी भी शब्द का, उसको आप उस सेंटेंस में पहले यूज़ करके देखें, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो रॉन्ग ही रहेगा। तो इसमें हमने यूज़ करके देखा, जैसे हमें सेकंड ऑप्शन के साथ ये बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है ये सेकंड ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आ गया आपका पद्यांश या काव्यांश, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हमने कर लिया है। अब पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। ये थोड़ा टफ होता है जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से आप इसे भी कर पाएंगे। तो संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? संगतकार कौन है इसमें? मतलब संगतकार का घुमा फिरा के इसमें समानार्थी पूछ लिया है। ये दिया हुआ है ना, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्ति की ओर संकेत करना चाह रहा है, तो मतलब इसका अर्थ पूछा है हमसे, समानार्थी शब्द, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? तो संगतकार हमें देखना होगा यहाँ पर किस तरह से यूज़ हुआ है। तो मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। पहले मैं थोड़ा सा इस पोएम के बारे में बता देती हूँ। ये पोएम ऐसा लग रहा है कि कोई गा रहा है और उसका छोटा भाई भी साथ में गा रहा है, ऐसा कुछ हमें लग रहा है। तो क्या है कि जो बड़ा भाई है इसका, मुख्य गायक की जो बात हो रही है, उसका जो स्वर है वो भारी है, भारी स्वर का साथ देती। वैसे इसका अर्थ कुछ और हो सकता है, क्योंकि पोएम में जो भी शब्द दिए होते हैं उनका कुछ और अर्थ निकलता है, तो आगे हम देखेंगे। तो मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। ऐसा बोला जा रहा है कि जो उसका छोटा भाई है वो काफ़ी टाइम से उसका सुर में सुर मिलाता आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। तो यहाँ तक हमने देखा तो संगतकार शब्द का यूज़ हुआ है यहाँ पर। एक बार देख लेते हैं कि कौन हो सकता है, ये क्या अर्थ हो सकता है इसका। तो पहला जो शब्द है वो है सहयोगी। तो हम सहयोगी कह सकते हैं, क्योंकि उसका साथ दे रहा है, तो साथ देने वाला एक तरह से सहयोगी ही कहा जाता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
संगतकार मतलब सहयोगी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है, तो इसका क्या अर्थ होगा? मोटी आवाज़, पुरुष की आवाज़, गंभीर आवाज़, पत्थर की आवाज़। तो जैसा कि इसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो इससे हमें लग रहा है गंभीर आवाज़, क्योंकि पुरुष की तो आवाज़ है ही वो, तो पुरुष की आवाज़ ये तो पूछा नहीं जाएगा। पत्थर की आवाज़ भी नहीं है। मोटी आवाज़, अगर वो गाना गा रहा है तो मोटी आवाज़, जिनकी मोटी आवाज़ होती है जनरली वो गाना नहीं गाते, तो मुझे नहीं लगता ये मोटी आवाज़ इसमें ऑप्शन है। तो इसमें वैसे भी जो ऑप्शन माना भी गया है वो है गंभीर आवाज़, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गंभीर आवाज़, क्योंकि जो पैराग्राफ में है ये कुछ इस तरह से ही यूज़ हुआ है, ये गंभीर आवाज़ से ही मतलब है। जो मुख्य गायक की आवाज़ है वो थोड़ी गंभीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, के मायने हैं अंतरे को गाते हुए वह, मतलब इस लाइन का हमें अर्थ बताना है कि इसका क्या मतलब निकलता है। जटिल तानों के जंगल में खो जाना मतलब होता है भटक जाना, ये तो नहीं होगा। लीन हो जाना, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसे वो मतलब गाते गाते जैसे होता है ना कि बिल्कुल हम लीन हो जाते हैं, हमें पता नहीं हम कहाँ हैं, बस उस सुरताल में हम एकदम खो जाते हैं, तो वो हो जाता है आपका लीन हो जाना। तो ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनहद शब्द में ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है हमें, तो इसके लिए पैरा देखने की ज़रूरत नहीं है। ए उपसर्ग है, तो ए तो उपसर्ग इसमें नहीं लग रहा, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान कैसे होती है? उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान के लिए आपको मूल शब्द देखना होता है। अगर मूल शब्द कुछ अर्थयुक्त है, उसका कुछ अर्थ बन रहा है, तो हमें अपने आप ही उपसर्ग या प्रत्यय मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें मूल शब्द देखें तो मूल शब्द है इसमें हद, जैसे कहते हैं ना अपनी हद में रहना, किसी दायरे में रहना, उसको बोलते हैं हद, हद में रहना। तो अगर हम हद को हटा दें तो बनता है अन, और अन जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग में लगा है, तो स्टार्टिंग में जो जोड़े जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। तो उपसर्ग इसमें ए दिया हुआ है और अन दिया हुआ है, तो अन उपसर्ग हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है, तो राख जैसा कुछ गिरता हुआ, राख का मतलब क्या होता है? जब आग बुझ जाती है तो क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ राख, तो इसका भी मतलब वही होगा, बुझता हुआ स्वर। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और संगतकार का अर्थ पूछ लिया है हमसे, पहले पूछा था इसका समानार्थी कि उसको और क्या बोल सकते हैं, अब पूछा है इसका अर्थ क्या है। तो संगतकार का अर्थ हो जाएगा गायक के साथ गाने वाला, क्योंकि वो उसके साथ ही गा रहा है, तो इसका ऑब्वियस सा ही हो जाएगा गायक के साथ गाने। एक सेकंड देख लेते हैं इसमें किस तरह से दिया हुआ है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे हुआ छूटा हुआ सामान। समेटना मतलब कोई चीज़ बिखरी होगी तभी वो उसे समेटेगा ना। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि मुझे थर्ड एंड फोर्थ में कन्फ्यूज़न लग रहा था, तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वो समेट रहा है, क्योंकि वो बिखरा है तभी तो समेट रहा है ना। तो जो उसके सुर बिखर जाते हैं उनको वो समेटता है, उसके इसलिए उसको संगतकार कहा गया है। तो संगतकार का अर्थ इसमें हो जाएगा गायक को बिखरने से बचाने वाला। फिर है ढांढस बंधाना का अर्थ है, तो ये एक तरह का मुहावरा है और इसका अर्थ हो जाएगा तसल्ली देना। अब आ जाते हैं आपके पेडागोजी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो,
तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कुछ पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको कि अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में कुछ इस तरह के कोई शब्द दिए हों जैसे केवल या सिर्फ, इस तरह के ऑप्शंस हो तो वो आंसर को सीमित करते हैं, एक दायरे में बांध देते हैं। और सेकंड ऑप्शन है घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। तो सिर्फ अगर घर की भाषा सुनने बोलने को मिलेगी तो कोई और भाषा आप सीख नहीं पाएंगे। तो भाषा या पढ़ना सीखना है अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि घर की ही भाषा सुनने बोलने को मिले। अब क्योंकि हो सकता है जो आप सीखना चाह रहे हैं वो दूसरी भाषा हो, घर की भाषा अलग हो आपकी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। तो लक्ष्य भाषा से मतलब वही है जो हम सीखना चाह रहे हैं, जिसके जो भी लैंग्वेज हम सीखना चाह रहे हैं। मान लीजिए हम हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश हम सीखना चाह रहे हैं, तो लक्ष्य भाषा हमारी इंग्लिश होगी और उसकी हमें क्या है कि अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री मिलनी चाहिए सुनने और पढ़ने को, तभी हम उसे सीख पाएंगे। क्योंकि सुनेंगे पढ़ेंगे तभी हम उसे सीख पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सिर्फ चार्ट लगाने से काम नहीं चलेगा, वो प्रैक्टिकली भी हम उसे अप्लाई करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकली भी व्यवहार में लाना पड़ेगा। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है। तो स्वयं से अगर हम इसे अगर मान लीजिए हमें आंसर भी नहीं पता है तो हम फिर भी इसे ऑप्शंस को हम इसमें सेंटेंस में यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे कि लिखने का माध्यम है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से लिखने का माध्यम है, तो ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। स्वयं से पढ़ने का माध्यम है, स्वयं से बातचीत का माध्यम है, ये हम कह सकते हैं क्योंकि हम बातचीत करेंगे अगर, हाँ, क्योंकि हम बातचीत करेंगे वही एक अभिव्यक्ति का माध्यम होगा। अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम है, तो ये ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। स्वयं से सुनने का माध्यम है, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे आप करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं वाक्य में प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़के होकर रोते हो। तो ये कथन क्या है? भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, ये तो कुछ सूट नहीं कर रहा है यहाँ पर। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, कुछ ये भी सही नहीं लग रहा है। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि लड़का और लड़की की बात कुछ हो रही है ना इसमें। तो वो कह रहा है लड़के होकर रोते हो, तो ये इसमें जेंडर की बात हो रही है, तो जेंडर की दृष्टि से हो जाएगा सही ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? तो कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, ये होना तो चाहिए। कहानी में कथानक होना आवश्यक है, ये सही है। तो कथानक की अगर बात करें तो ये कहानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसके बिना कहानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जो ऑप्शन ढूंढना होता है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ढूंढना होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कथानक के बिना कहानी का कोई मतलब नहीं होता। तो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन सही है। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। सिद्धांत अगर बच्चे समझ लेंगे तो उससे क्या होगा? तो उससे भाषा तो नहीं आएगी। सेकंड ऑप्शन है आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो अलंकारिक से मतलब वही है भाषा की सजावट पर,
तो उससे क्या होगा, उससे तो भाषा नहीं आएगी। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। विविध संदर्भों में मतलब अनेक तरह से पढ़ने में, लिखने में या फिर किसी भी तरह से हमें भाषा प्रयोग की क्षमता को विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। शुद्ध भाषा पर बल इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई शुद्ध भाषा ही बोल पाए, कुछ मिस्टेक्स तो होती ही हैं। तो ये सही नहीं होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? तो यह बिल्कुल संभव नहीं, तो बिल्कुल संभव नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, इस तरह के ऑप्शन तो मेरे को गलत ही हो जाएगा। यह बहुत हद तक संभव है। हाँ, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि जैसे लिपि होती है ना, जैसे अब मान लीजिए हम जो हिंदी लैंग्वेज है हम उसको देवनागरी में लिखते हैं। हिंदी की जो लिपि है वो होती है देवनागरी। तो देवनागरी में हम किसी और लैंग्वेज को भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हम उसको इंग्लिश को भी लिखते हैं कभी कभी देवनागरी में। तो इसी तरह से ये बहुत हद तक संभव है। तो हर भाषा की अपनी लिपि होती है, ये सही है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो सेकंड ही करेक्ट होगा। तो वैसे ऐसा होता है कि कुछ 2-3 भाषाओं की भी एक ही लिपि होती है, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी भाषा की अलग अलग ही लिपि होती है। लिपि होती है हर भाषा की, लेकिन हर भाषा की ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही भाषा की एक ही लिपि होगी, तो वो अलग लिपि में भी लिखी जा सकती है। भाषा लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, तो संबंध है, लेकिन इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा वो होगा सेकंड ऑप्शन। भाषा सभी विषयों के डैश में है। अगर हम इसकी बात करें तो जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो बन रहा है 3rd ऑप्शन, केंद्र में है। भाषा केंद्र में क्यों है? तो अगर भाषा की बात करें तो भाषा जैसे केंद्र में है अगर, क्योंकि भाषा अगर आएगी तो हम अन्य विषयों को भी तभी समझ पाएंगे। अगर हमें कोई भाषा आती है, मान लीजिए हमें हिंदी आती है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई विषय पढ़ना होगा, मान लीजिए हमें विज्ञान पढ़ना है या फिर हमें सोशल साइंस पढ़ना है, तो सोशल साइंस अगर हमें पढ़ना है या विज्ञान हमें पढ़ना है, तो हम उस विषय को उसी भाषा में समझ पाएंगे जो भाषा हम जानते हैं। तो हम मान लीजिए हिंदी जानते हैं तो हम उसे हिंदी में ही समझ पाएंगे। अगर हमें कोई मलयालम या उड़िया लैंग्वेज में हमें वो भाषा वो सब्जेक्ट ला के दे दे तो क्या हम समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि तो भाषा जो है ना सभी विषयों के केंद्र में है। मतलब भाषा अगर आपको आएगी कोई, तभी आप किसी और विषय को समझ पाएंगे, और जिस विषय जो भाषा आप समझते होंगे उसी भाषा में आप अन्य विषय को भी समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं, क्या मानते हैं? किसी कविता का एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कविता का ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एक निश्चित अर्थ के साथ ही कोई समझे, कभी कभी उसमें कई अर्थ भी छिपे होते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और जो भी पढ़ने वाला इंसान है, जो भी वो होता है ग्रहण करने वाला, अर्थ ग्रहण करने वाला, वो अपने हिसाब से उसका अर्थ ग्रहण करता है, ना कि एक निश्चित अर्थ उसका ग्रहण करता है। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ क्यों सही है। मान लीजिए एक पोयम है और मैं बात करती हूँ, एक निराला जी की एक कविता है, वह आता 2 टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। तो वो वाली जो पोयम है, अगर हम उसकी बात करें, अगर हम उसका टाइटल किसी को ना बताएं, तो वो जो पोयम है उनकी जो लाइनें हैं, आप उसमें जो भी लाइनें दी हुई होंगी उसके आधार पर आप कुछ भी निर्णय लेंगे। जैसे कि उसमें भिक्षुक की बात हुई है,
उसकी वेशभूषा की बात करें तो हम उसकी वेशभूषा की अगर बात करें तो वेशभूषा आपको कैसे पता चलेगी कि ये भिक्षुक की वेशभूषा है, भिखारी की वेशभूषा है? क्योंकि आपने भिखारी देखा हुआ है, तो वो क्या हो गया आपका अनुभव। और वो हम अपने परिवेश की भी बात कर सकते हैं। परिवेश होता है वातावरण, जिस वातावरण में पले बड़े होते हैं। तो अगर आप देखें, आपने भिखारी बचपन से देखा है आज तक, तभी तो आप भिखारी के हुलिये को पहचानते हैं। उसका हुलिया आपको बताया जा रहा है, उसका जो रूप है, रंग है, वो आपको बताया जा रहा है, तभी तो आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अनुभव और परिवेश में ही हम कविता समझते हैं। तो भिक्षुक कविता की अगर बात, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है ये कविता का, लेकिन आप किसी भी कविता को आप इसी तरह से समझते हैं, आपके अनुभव और परिवेश से ही। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, तो इसमें ऑप्शन है भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह का पहले भी ऑप्शन आया है एक। व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है। देखिए, व्याकरण पे कभी भी जोर नहीं दिया जाता है जब भाषा सीखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि व्याकरण के नियम हमें रट जाएंगे बिल्कुल अच्छे से, और रटने की सलाह भी नहीं दी जाती है। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये भी सही नहीं होगा। लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है, तो हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है विज्ञान की भाषा को समझना, विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। तो जिज्ञासा बढ़ाना तो होगा नहीं, विषय को गहराई से जानना भी नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है, तो विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना, तो ये हो सकता है। लेकिन जो इसका आंसर दिया हुआ है, आंसर की से अगर मैच करें तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन। वैसे तो इसके ऑप्शन दोनों ही सही हो सकते हैं, ये लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, लेकिन आंसर फर्स्ट वाला दिया हुआ है। विज्ञान की भाषा को समझना विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या ज़रूरी है? अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, तो व्याकरण पर जो जोर देने वाली चीज़ है उसको हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता, तो लिखावट की सफाई सुंदरता पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। थर्ड और फर्स्ट में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन क्या होगा? थर्ड, क्योंकि अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भ देखेंगे हम जो लिखा गया है, क्योंकि अगर वो अर्थपूर्ण नहीं होंगे, मान लीजिए किसी ने गाना लिख दिया है, किसी बच्चे ने, या कुछ और लिख दिया है, तो विचार तो उसमें भी उसके अभिव्यक्त होंगे, लेकिन अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भ को हम जांचेंगे, तो इसीलिए ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता है, तो ये तो नेगेटिव आंसर है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, तो ये हम सही कह सकते हैं, क्योंकि अन्य भाषाओं के शब्द होना मतलब बहुभाषी स्वरूप होना। पाठ कठिन और अस्पष्ट है, तो ये गलत होगा। शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है विद्यार्थियों को, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपकी दृष्टि में अभ्यास जो कोई अभ्यास किया जाता है किसी भी चीज़ का, उसका क्या मतलब है, क्या होता है? उससे पाठ को समझने में मदद करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, तो वो पाठ को समझने में मदद होगी। जैसे मान लीजिए आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक का एक चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सिर के ऊपर से चला जाएगा। मान लीजिए ज़्यादा टफ है, तो वो आपके सिर के ऊपर से चला जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसी चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ समझ में आने लगेंगी,
और फिर अब आप देखिए उसे पढ़ के 3-4 बार आप पढ़ेंगे, उसे बार बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें से याद हो जाएंगी बिना याद करे। तो पाठ को, और आप पाठ को, उसकी गहराई को, उसके अर्थों को समझ लेंगे, पाठ में क्या दिया हुआ है, तो पाठ को समझने में भी मदद करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड भी सही हो सकता है लेकिन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा फर्स्ट। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। तो उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री क्यों रखते हैं? बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, ये भी नहीं होगा। अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुवाद सामग्री, अनुवाद अगर करेंगे तो अन्य भाषाओं को भी समझेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो हिंदी तक ही सीमित रहेंगे, बाकी भाषाएं भी वो समझेंगे। पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, दृष्टिबाधित का मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते या कम देखते हैं, बहुत ही कम देख पाते हैं, तो उनके लिए क्या सही होगा? उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। तो सहानुभूति शब्द जो हम यूज़ करते हैं किसी दिव्यांग बच्चे के लिए, तो वो बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं होता है कि कोई सहानुभूति दिखाए उन्हें। उनको ऐसा लगेगा कि उनको स्पेशल फील कराया जा रहा है, तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, या तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उन्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है, उसमें उनको बुक प्रोवाइड कराएं, या फिर कुछ ऑडियो के थ्रू उनको पढ़ाया जाए, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, तो इससे भी वो अलग महसूस करेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। उनसे कम गतिविधियाँ कराएंगे, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि उनसे उनमें हीन भावना आ सकती है, तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है आज की क्लास फिनिश, और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।